Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of Criminal Procedure Code 1973. So from today we will start a new chapter that is relating to the bail. And in this present video, we will discuss bail in bailable offence, section 436 and section 436A we will discuss under this particular lecture. So let us proceed towards our topic. So after commission of offence, accused is arrested by the police for the reason that he can be made available easily at the time of trial and can be punished. So after commission of offence, accused is arrested by the police officer, and the reason behind that particular arrest is that he can be made available easily at the time of trial and can be punished. तो जब कभी भी कोई अक्यूज्ड ऑफेंस करेगा उसके अगेंस्ट में एफआईआर लॉज होगी, एफआईआर लॉज होने के बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाएगा और अरेस्ट का एम ही ये है कि जब कभी भी उसकी ज़रूरत कोर्ट में पड़े या ट्रायल के वक्त उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको इजीली कोर्ट में अवेलेबल करा दिया जाए। इसके लिए उसको अरेस्ट करके कस्टडी में रखा जाता है एक चीज़। सो बट if this can be achieved without keeping the accused in custody, then personal liberty of accused is safeguarded and interest of justice is also secured. But suppose if this can be achieved without keeping the accused in custody, बट अगर यही पर्पस, क्योंकि कस्टडी में उसको इसलिए रखा जा रहा है कि जब कभी भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर यही पर्पस अगर उसको जेल में रखे बिना, कस्टडी में रखे बिना अगर सर्व होता होगा, वो एम को हम अचीव कर सकते होंगे, तो उससे क्या होगा, देन पर्सनल लिबर्टी ऑफ अक्यूज्ड इज सेफगार्ड, तो अक्यूज्ड की पर्सनल लिबर्टी भी सेफगार्ड होगी एंड इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो सिक्योर्ड। जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस भी सिक्योर होगा क्योंकि वो जब उसको बुलाएंगे, जब वो कोर्ट में प्रेजेंट रहेगा, उसकी पर्सनल लिबर्टी भी सेफगार्ड रहेगी और वो कोर्ट में भी प्रेजेंट रहेगा जब उसको बुलाए तब। तो ये जो भाई, तो ये कंसिडर करते हुए ही कंसेप्ट ऑफ बेल एग्जिस्टेंस में आया है। तो कंसेप्ट ऑफ बेल इसीलिए आया कि कभी ऐसा ना हो कि अगर हम अक्यूज्ड को जेल में रखें और बेल का प्रोविजन ही ना हो, लेकिन उसको 3 साल जेल में रखने के बाद में उसको बोले कि यू आर इनोसेंट, यू आर एक्विटेड, कि आप इनोसेंट है, तुमको एक्विटल दे दिया जा रहा है, बट 3 साल उसकी लिबर्टी कर्टेल हो गई, तो 3 साल उसके लाइफ के स्पॉइल हो गए। तो इस सिचुएशन में कि वी हैव अडॉप्टेड द रिफॉर्मेटिव थ्योरी, हमने रिफॉर्मेटिव थ्योरी अडॉप्ट किए एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट इज टू रिफॉर्म द ऑफेंडर। पनिशमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑफेंडर को रिफॉर्म करे। तो हम जेल में रख के तो ऑफेंडर को रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको कुछ कंडीशन इंपोज करना पड़ेगी कि देख भाई, जब तुझे हम कोर्ट में बुलाएंगे तुझे आना पड़ेगा, ये कंडीशन पे उसको बेल पे छोड़ा जा सकता है। तो क्या होगा, लॉ का पर्पस भी सर्व होगा, जब कोर्ट में उसको बुलाए तब वो आएगा, उसके साथ साथ उसकी पर्सनल लिबर्टी भी कर्टेल नहीं होगी, वो भी सेफगार्ड होगी, मतलब वो सोसाइटी में ही रहेगा। मतलब अगर वो बेल पे है और 3 साल के बाद अगर उसको बोलते भी यू आर एक्विटेड, तो वो 3 साल तो बेल पे ही था, बाहर ही था, उसकी पर्सनल लिबर्टी भी सेफगार्ड हो गई यहाँ पर। तो यही कंडीशन को, यही सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए बेल के प्रोविजन सीआरपीसी में है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, सेक्शन 436। तो हम अब आज डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शन 436 डील करता है बेल इन बेलेबल ऑफेंस। सो इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, मतलब कौन से केसेस में बेल ली जा सकती है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो पहली चीज है कि अंडर दिस सेक्शन बेल इज द राइट ऑफ पर्सन एज ही कमिटेड अ बेलेबल ऑफेंस। सो अंडर सेक्शन 436 बेल इज अ right of accused person. Why bail is a right of accused person? Because accused has committed a bailable offense, and whenever the bailable offense is committed by the accused person, bail becomes his right. तो यहां पर सेक्शन 436 में बेल जो है अक्यूज्ड का अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि जो ऑफेंस उसने किया है वो ऑफेंस बेलेबल है, और जब ऑफेंस बेलेबल है तो बेलेबल ऑफेंस में बेल अक्यूज्ड का अधिकार होता है। फर्स्ट वन, दिस प्रोविजन कास्ट ड्यूटी ऑन पुलिस एंड कोर्ट टू रिलीज द अक्यूज्ड ऑन बेल इफ द ऑफेंस इज बेलेबल वन। तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन impose a duty, cast a duty on police officer as well as on court to
रिलीज द अक्यूज्ड ऑन बेल इफ द ऑफेंस इज बेलेबल वन। तो ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर ऑफेंस बेलेबल है तो पुलिस की ड्यूटी है, उसके साथ साथ कोर्ट की भी ड्यूटी है कि उसको बेल पे छोड़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑफेंस इज बेलेबल वन एंड इफ द police arrest that accused person, then after arrest it will be the duty of police officer to inform the accused that you have committed a bailable offense and bail is your right। कि जब कभी भी पुलिस ऑफिसर बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करेंगे तो उसको अक्यूज्ड पर्सन को ये बताना पड़ेगा कि आपने बेलेबल ऑफेंस किया है और बेलेबल ऑफेंस में बेल आपका राइट है। अगर आप बेल देने के लिए तैयार हैं तो हम आपको बेल पे छोड़ सकते हैं। ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी है कि मजिस्ट्रेट भी कहेगा कि बेलेबल ऑफेंस है और बेल आपका राइट है, ये उसको बताना पड़ेगा। सेकंड थिंग। थर्ड वन इज whenever accused applies for bail, offense is arrested and applies for bail, the court shall grant a bail। So whenever accused applies for bail, then the court shall grant a bail। So in case of a bailable offense, if the accused apply for bail, the court shall grant a bail। The word shall is used। अगर बेलेबल ऑफेंस है और अगर अक्यूज्ड बेल के लिए अप्लाई करता है तो कोर्ट को उसको बेल ग्रांट करना ही पड़ेगा। कोर्ट कैन नॉट रिजेक्ट द बेल इन केस ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस। कोर्ट चाह के भी बेलेबल ऑफेंस में बेल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। बेल कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ श्योरिटी। So bail cannot be rejected on the basis of non-availability of surety। तो बेल रिजेक्ट नहीं हो सकती है किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ श्योरिटी। कि अगर फॉर एग्जांपल द श्योरिटी इज नॉट अवेलेबल विद द अक्यूज्ड, अगर अक्यूज्ड के पास श्योरिटी नहीं है तब भी कोर्ट उसकी बेल रिजेक्ट नहीं कर सकता है। कोर्ट शैल ग्रांट अ बेल। कोर्ट को बेल ग्रांट करना ही पड़ेगा। कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि आपके पास श्योरिटी नहीं है इसलिए बेल हम रिजेक्ट करते हैं आपकी। द कोर्ट शैल release the accused on personal bond if the accused fails to furnish surety within 7 days। For example, if the court passed the order of bail but the accused could not manage a surety within 7 days, then after lapse of 7 days the court shall release the accused on his personal bond। तो कोर्ट ने आज उसको बेल ग्रांट किया कि 5,000 की जमानत पे हम आपको छोड़ते हैं, लेकिन अक्यूज्ड वो 5,000 की जमानत अरेंज नहीं कर पाया। अब 7 दिन कंप्लीट हो गए। 7 दिन के बाद कोर्ट उसको क्या करेगा? पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ना ही पड़ेगा उसको। कोर्ट उसको रख नहीं सकता, तो पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ना पड़ेगा इफ यू कुड नॉट मैनेज द श्योरिटी। इफ द अक्यूज्ड फेल्स टू कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ बेल, द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल। अगर फॉर एग्जाम्पल अक्यूज्ड अगर वट एवर द कंडीशन इम्पोज्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट जो भी कंडीशन इम्पोज करेगा बेल के accused पे, if the accused fails to comply those condition, then court is having a power to reject the bail of accused person। क्योंकि bail is a conditional release। bail जो होता है conditional release होता है। court used to impose a certain condition। court कुछ condition impose करता है, वो condition को abide करना पड़ेगा accused को, मानना पड़ेगा। अगर वो condition का violation करता है court कभी भी, accused कभी भी condition का violation करता है तो court उसकी bail को reject कर सकता है। ये प्रोविजन है। देन देयर इज वन केस, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP। एनी ऑर्डर रिजेक्टिंग श्योरिटी बिकॉज ही और हिज स्टेट वाज सिचुएटेड इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्ड टू बी डिस्क्रिमिनेटरी एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। सो सपोज इफ द कोर्ट रिजेक्ट द बेल ऑफ एनी accused person in case of a bailable offense, and the reason for rejection of bail is that the state, the property of that accused person, the property of surety is situated within the local jurisdiction of some other court, some other district, then this will be held discriminatory and violative of article 14। अगर कोर्ट श्योरिटी को ये बोल के रिजेक्ट करता है कि श्योरिटी की जो प्रॉपर्टी है किसी और डिस्ट्रिक्ट के जुरिस्डिक्शन में है तो ये वायलेटिव रहेगा, ये डिस्क्रिमिनेटरी है एंड इट अमाउंट्स टू अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। ये आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। मतलब अगर मेरी जमानत अगर कोई ले रहा है ऐसा पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी कोई और डिस्ट्रिक्ट में है, तब भी कोर्ट को वो श्योरिटी को मान्य करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करता है
तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा। नाउ सेक्शन 436A, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। अब सेक्शन 436A ये कहता है कि मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन, कि एक आधे अंडर ट्रायल प्रिजनर को मैक्सिमम पीरियड कितना टाइम तक जेल में रखा जा सकता है, ये प्रोविजन है सेक्शन 436A में। सो व्हेन अक्यूज्ड has during the period of investigation detained for a period extending half of the maximum period of punishment specified for that offense, he shall be released on bail. So whenever the accused is detained, whether in the judicial magistrate custody, मतलब मैजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड MCR में, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन है जेल में है, अक्यूज डिटेन किया हुआ है, अब वो जेल में कितने दिन रह गया, अब इन्वेस्टिगेशन शुरू है, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर वो जेल में रहता है और जेल में इतने दिन रह गया, फॉर एग्जांपल अगर ऑफेंस की सजा है 3 साल, वो ऑफेंस की मैक्सिमम जो सजा है वो 3 साल है, और अगर वो 1.5 साल जेल में रह जाता है तो 1.5 साल के बाद द अक्यूज शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, उसको बेल पे छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो सेक्शन 436A क्या कहता है कि ज्यादा से ज्यादा जेल में कितने दिन रख सकते हैं विदाउट बेल उसको। तो ऐसा अगर फॉर एग्जांपल अक्यूज जेल में है और मैक्सिमम पनिशमेंट जो ऑफेंस की है, फॉर एग्जांपल चोरी का ऑफेंस किया उसने, चोरी के ऑफेंस में मैक्सिमम पनिशमेंट है 3 साल, और अगर जेल में रहते हुए उसको 1.5 साल हो गया और बेल पे नहीं छूटा, 1.5 साल के बाद सेक्शन 436A ये कहता है कि 1.5 साल के बाद उसको बेल पे छोड़ना ही पड़ेगा। The accused shall be released on bail, provided that the court may, after hearing the public prosecutor and for reason to be recorded, order the continued detention for longer than 1/2. बट अगर कोर्ट चाहे और अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगा कि नहीं इसको और जेल में रखना चाहिए, तो वो रीजन स्पेशल मेंशन करके कोर्ट उसको वापस जेल में रख सकता है। आदि मतलब 1.5 साल से ज्यादा भी उसको कोर्ट जेल में रख सकता है, लेकिन उसको द कोर्ट हैज टू गिव अ स्पेशल रीजन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनेगा कि भाई क्यों इसकी कस्टडी जरूरी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर सफिशिएंट रीजन बताता है, कोर्ट को लगता है कि हाँ इसको बेल पे नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो स्पेशल रीजन मेंशन करके कोर्ट उसको 1.5 साल से ज्यादा भी रख सकता है कोर्ट। बट no such person shall in any case be detained for more than the maximum period of imprisonment provided for the said offense. But अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद कोर्ट उसको जेल में रख सकता है, लेकिन अब कब तक रखेगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट वो ऑफेंस के लिए जितनी है उतना पीरियड। हमने देखा कि चोरी के लिए 3 साल पनिशमेंट है, 1.5 साल के बाद उसको बेल पे छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ने का है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर सफिशिएंट रीजन बताता है कि इसको क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, तो कोर्ट उसको 1.5 साल से ज्यादा भी रख सकता है। बट 1.5 साल से ज्यादा मतलब कब तक रख सकेगा, तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक। अब 3 साल खत्म हो गए, वो ऑफेंस के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल है। अब 3 साल के बाद तो कोई भी रीजन के चलते अक्यूज को डिटेन नहीं किया जा सकता, अक्यूज को जेल में नहीं रखा जा सकता, उसको बेल पर छोड़ना ही पड़ेगा। So that is a provision of section 436A which deals with maximum period for which an under trial prisoner can be detained. So this is a bail in case of a bailable offense. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.